बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। फाइनली आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं बहुत अच्छी खबर से कर रही हूँ और अच्छी खबर ये है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जिसका सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसकी वजह से सभी लाहौरियों ने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया, आज हमें ऑरेंज ट्रेन सफ़र करती नज़र आ रही है। लाहौरी उसमें सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है और खुशाइंद है। कल वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया। सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का टिकट आपने खरीदना है। 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 26 स्टेशन हैं और 22 ट्रेनें हैं ऑरेंज लाइन की। 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद कहा यह जा रहा है कि स्टेशन पर ट्रेन आएगी। मेरे ख्याल से जदीद सफरी सहूलियात जो है वो अब लाहौरियों की पहुंच में है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि हमारे शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर था, तो ये एक अच्छी चीज़ ऐड हुई है, जिसकी वजह से हम देखते भी थे लाहौरी परेशान भी नजर आए, कारोबार भी मुतासर हुए। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। कल हमने देखा बहुत सारे लोगों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। ऑपोजिशन के कुछ अपने तासुरात थे, हुकूमत जो है वो इस चीज का क्रेडिट भी ले रही थी। खैर, प्रोग्राम में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे और ऑरेंज ट्रेन की तरफ भी जाएंगे, किस तरह से शहरी जो है ऑरेंज ट्रेन का सफर एंजॉय कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? अब तो सर्दी अच्छी खासी महसूस होना शुरू हो गई है। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत में जो है वो मामूली कमी जो है वो देखने में आ रही है। और आज भी सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। और क्योंकि मौसम खुश्क है, दर्जा हरारत में कमी हो रही है, उसके साथ साथ जो है वो शहर में स्मॉग के डेरे भी जो हैं वो मंडला रहे हैं। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 153 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 341 तक जो है वो पहुंच गया था, लेकिन आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पिछले दिनों की निस्बत जो है वो कदरे बेहतर है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पिछले दिनों की निस्बत कदरे बेहतर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं तो माहौल भी ख़राब हो रहा है। और जिस तरह कोरोना केसेस मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि अब मतवातर सामने आना शुरू हो गए हैं, तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमने किस तरह से एहतियात करनी है। एहतियात ही वाहिद इसका एक हल है। सूरत हाल जो है वो परेशान कुन ज़्यादा होती जा रही है। खैर, आगे बढ़ के ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पहली खबर है, लाहौरियों का इंतजार खत्म, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। साबिका दौर के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाकर नई सियासी रिवायत कायम, वजीर आला का ऐसा कहना है। गैर मयारी अशिया, ज्यादा रेट, सहूलत बाजार बेफायदा। सहूलत बाजार में सिर्फ 1 पाव गैर मयारी टमाटर दिया जा रहा है। और बागों के शहर में आलूदगी बढ़ने लगी, बीमारियां बढ़ गईं, दरियाए रावी की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। सफाई के लिए टाउन्स में इजाफी हैंड कार्ट्स और कंटेनर्स फराहम कर दिए गए। जी तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, ऑरेंज ट्रेन रवां दवां है और इस वक्त हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन, जो कि कल भी हमने देखा ऑरेंज ट्रेन में मौजूद थे और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड भी राव साहब ही हैं, आज भी हमें ऑरेंज ट्रेन में ही नज़र आ रहे हैं। तो राव साहब, सफ़र आपका कैसा जा रहा है ऑरेंज ट्रेन का, कुछ बताइएगा। लोगों के तासुरात भी, आप तो खासे कल भी इंजॉय करते रहे, आज भी कर रहे हैं। राव दिलशाद तक गालिबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कल हमने देखा लोगों के जैसे तासुरात थे, जिस तरह से लोग प्रॉपर जो है तैयारी के साथ पाक चीन जो झंडे हैं वो पकड़ के बैठे हुए थे ट्रेन में और खुशी का इजहार भी कर रहे थे। राव दिलशाद की तरफ जाएंगे। जी राव साहब, जो पाकिस्तान की तारीख का पहला ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा है जो अपनी तकमील को पहुंचा, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने
اس کی انوگریشن کی اور وہ جس سیاسی روایت کی آپ نے بات کی، یقیناً ایک نئی سیاسی روایت ہے کہ سابقہ حکومتوں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس حکومت نے جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہیں اور بہرحال مکمل بھی کیا ہے۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیر آئے درست آئے، لیکن جو ٹرین ہے اس وقت یہ پیسنجرز کو لے کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور چونکہ اس کے 26 اسٹیشنز ہیں، 27.1 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے، 1.7 کلومیٹر کا اس کا زیر زمین اسٹیشن ہے۔ آج بھی میرا کیمرامین جنید رمضان آپ کو دکھاتا ہے کہ کافی تعداد میں جو شہری ہیں وہ موجود ہیں۔ فی الحال چونکہ ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی بھی جو شہری ہے اس کو بغیر ماسک کے انٹری نہیں دی جا رہی، جبکہ کچھ سٹوڈنٹس بھی ہم سٹوڈنٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، اور اس کے علاوہ شہری بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کر اس ٹرین میں سفر کر کے؟ ہمیں تو بالکل سکون مل رہا ہے۔ ویسے جو سے یہ پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے، اس کے بعد نواز شریف کو شبائش کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ پوری دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل اس پروجیکٹ کی تکمیل کو احسن اقدام کہا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ بزرگ شہری بھی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ پہلی مرتبہ سفر کیا آج آپ نے، کیسا لگا آپ کو؟ بس ہم بھی تاریخ میں نام کھانا چاہتے پہلے دن کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کے سفر تو بہت اچھا ہو گیا۔ یہ ایسی مثال ہے کہ ایک بندہ 50 فٹ میں گاڑی لیتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، اس میں پیسے رکھ لے۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ ہم ویسے تو ترقی کر رہے ہیں، اخلاقی طور پہ بہت گرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں دیگر ایشوز تو ہیں، یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں، ان سٹوڈنٹ سے ہم کوشش کریں گے بات کریں کیا ایکسپیرینس ہے۔ آپ بتائیں گے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جی ہم تو ویسے وزٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، لیکن ہم تو ویسے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، کوئی سے اسٹیشن نہیں ہے ہمارا صاحب، ہم ویسے ہی وہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ پہلے دن سواری کر رہے ہیں؟ جی پہلے دن فرسٹ ڈے ہے ہمارا۔ بالکل، آج چونکہ فرسٹ ڈے ہے، اور فرسٹ ڈے میں ہم نے صبح بھی جب دیکھا تو زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو پہلی مرتبہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، جن کو یہ امید تھی اور انتظار کر رہے تھے کہ اورنج لائن ٹرین چلے تو پھر ہم یہاں اس کی سواری بھی کریں۔ تو آج کا جو دن ہے، جو ورکنگ پیپل ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن یہاں پر بہرحال ابھی فی الحال چونکہ ہر اسٹیشن پر یہ ٹرین جو وہ سٹاپ کرتی ہے، 40 سیکنڈ رکے گی، اس کے بعد پھر اگلے اسٹیشن پر، اور ہر 1 کلومیٹر پر یا 1.2 یا 3 کلومیٹر پر ایک اسٹیشن جو ہے وہ آئے گا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ 2 زیر زمین اسٹیشنز بھی ہیں، جو کہ انارکلی اور جو وہ جی پی او کا اسٹیشن، یہ زیر زمین اسٹیشنز ہیں۔ تاہم فی الحال جو ٹرین ہے وہ چل رہی ہے، بار بار اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے، ہر اسٹیشن پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ بزرگ شہری بھی، بچے بھی، بڑے بھی، سبھی پہلے دن تو یہی جو لوگوں کی خواہش تھی کہ کم از کم سفر کر کے دیکھیں یہ ہے کیا، تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ راؤد ارشاد صاحب، اور آپ بھی ٹرین کا سفر بھرپور کر رہے ہیں۔ اب میں بھی آپ کو دیکھ کے جو ہے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی ٹرین کا سفر کروں۔ خیر، لوگ خوش ہیں، اور جس طرح سے زبردست ہم دیکھ رہے ہیں ٹرین کے مناظر، بہت ہی آرام دہ سفر بھی ہے، اور پھر ٹائملی آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں ہمارے شہر میں، شہر لاہور میں، یہ تو کمال ہی ہو جائے گا۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر شاہد سپرا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم۔ بتائیے گا، یہ میرے خیال سے ایک زبردست ایڈیشن ہوا ہے، اور ملکی تاریخ کا یہ زبردست منصوبہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کی اگر ہم شہر کی بات کریں، ٹریفک انتہائی بے ہنگم، اور ٹائم پہ کہیں پہنچنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ میرے خیال سے اب 40 روپے میں آپ اپنی منزل پر ٹائم سے پہنچ جائیں، کمال ہی نہیں ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 40 روپے میں آپ اپنی منزل مقصود پر بڑی آسانی سے پہنچ پائیں گے۔ اور پھر یہ اس ایریاز میں جو ہے اس کا ٹریک بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کے پاس چنگچی سواری ہے، رکشہ ہے، کوئی مناسب اس کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکیں یا فیملی کے ساتھ سفر کر سکیں، بچوں کے ساتھ سفر کر سکیں۔ تو دیکھیں، سابق دور حکومت کا بالکل ٹھیک کہا بزدار صاحب نے کہ سابق دور حکومت میں چاہے کوئی بھی پروجیکٹ ہو
कल ये भी बात की गई कि ये अवामी मंसूबे हैं, इनको क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को देना या ना देना, लेकिन देना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों ने इसको शुरू किया या जिन लोगों ने इसको मुकम्मल किया, तो क्रेडिट तो कहीं ना कहीं आप देना ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। बात यह है कि थोड़ा सा कल मुझे भी रात में मैसेज मिला कि आपने कल ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसको इफ्तिताह हो रहा है उसका, तो आपकी ड्यूटी है तो आपने भी कवरेज करनी है। तो मेरे जहन में उस वक्त आया कि जब मेट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब हुई और फिरोजपुर रोड पूरा एक मेले का समा था, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ लोग निकले हुए थे, तो मेरे जहन में भी वही था। मैं उसी तैयारी के साथ आया था कि एक मेगा प्रोजेक्ट जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाबी हैसियत रखता है, इनकलाब लाने वाला प्रोजेक्ट है, उस पर हमें इतना ठंडा इफ्तिताह कम से कम नहीं होना चाहिए था। इस तरह का होना चाहिए था कि लोगों को पता चलता कि ट्रेन जो है वो चलने जा रही है। मैं उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सियासी तौर पे नहीं जा रहा, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये पब्लिक का प्रोजेक्ट था तो फिर आवाम को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। मैं जिस स्टेशन पे गया, जहां पे गया, आपने शटर डाउन किए हुए हैं, आपने स्टेशन को बंद किया हुआ है कि सिक्योरिटी है जी, सीएम साहब ने गुजरना, इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर उसको हम चले जाते हैं, वो मेरा अपनी जाती राय हो सकती है कि इतना फीका और इतना ठंडा इफ्तिताही तकरीब कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं कि ऑरेंज लाइन चल पड़ी। मुझे बताएं कि जब शुरू हुई थी तो हम लोग सोचते थे कि कौन सा प्लाजा गिरेगा, कौन सा घर गिरेगा, कहाँ पे हुक्म इम्तनाई आएगा, किस तरह बनेगी, कहाँ से रोड्स बनेंगे, कितनी मुश्किल हुई लोगों को, समाजी जिंदगी डिस्टर्ब हुई लोगों की, और कारोबार तबाह हुए। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं कहीं ना कहीं उसका कहीं नुकसान होता है, फिर उसके बेनिफिट्स जो है बाद में आना शुरू हो जाते हैं। और आज देखें कि उसके सम्राट आपको मिलना शुरू हो गए। जिस तरह राउत इरशाद कल से मुफ्त खोरी उसने लगाई हुई है, कल से ट्रेन में सफर किए जा रहा है और अपने कैमरा मैन को भी ओब्लाइज किए जा रहे हैं। अब आपने बात उनकी सुनी होगी कि जिस तरह वो अपने स्टूडेंट से बात कर रहे थे, बुजुर्गों से बात कर रहे थे, शहरियों से बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि कल इफ्तिताह हो गया ना, वीआईपी मूवमेंट खत्म हो गई। कल एक दिन के लिए आपने इसको पब्लिक के लिए मुख्तस कर देना था। आप कहते हैं कि आप फ्री सर्विस जाएं, संडे था, फैमिलीज निकलती, बच्चों के साथ आते लोग, फेस्टिविटी होती, एक शहर में एक मेले का समा होता और पूरी सबको अच्छा लगता। मुझे तो लगता ही अच्छा, लेकिन सबको अच्छा लगता है। मैं यही चाहता था। अब क्या हुआ कि अब बन गया है, अब लोग सफर कर रहे हैं। अब सुबह जो लाइनें लगी हुई हैं, आप फिर कहेंगे आप हर बात पे इतराज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि लाइनें नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि इतराज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऑरेंज ट्रेन चलने की खुशी बहुत है। मुझे भी खुशी है। मैं जिस इशू पे आ रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि जब लोगों ने अब सफर करना है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो टिकटिंग का निजाम जो मुतारिफ करवाया गया वो कम है। आप कह रहे हैं कि हम 20 मिनट में, 30 मिनट में, 25 मिनट में आपको शहर पूरा क्रॉस करवा देंगे, लेकिन आधा घंटा अगर वो लाइन में लेकर खड़ा रहे और टिकट उसको ना मिले तो फिर तो वही घंटा हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर टाइम तो ना बचा आपका, और जो आप बचाना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल तो ये इशू है। तो इस पे मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गया, बहुत सारी चीजों पे नजरसानी भी होगी, उसमें तरमीम भी होंगी, चीजें चलती जाएंगी। लेकिन फिर मैं एक दफा मैं लाहौरियों को भी मुबारकबाद देता हूँ, सुबह पंजाब वालों को भी, इवन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपके मुल्क की तारीख में पहला एक ऐसा मेट्रो ट्रेन मंसूबा है जो कल ऑपरेशनल हुआ। जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, हम उस पर नहीं जाते हैं। ये अवामी फलाह का मंसूबा है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को आपके सफाई का काम जो है, दीगर जितने भी मामलात है, आपकी इमलाक है, आपने इसको नुकसान भी पहुंचाना है, आपने इसको फायदा पहुंचाना है। जो हमने मेट्रो बस का हाल देखा, जिस तरह से स्टेशंस का बाद में हाल हो गया, एक्सीलेटर जो वो खराब पड़े रहते रहे, लेकिन अब जो स्टेशंस के हालात थे, जितनी खूबसूरत और जितनी सफाई थी, वहां पर शहरियों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये सब आप ही के लिए है, आप ही का मंसूबा है, आप ही ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी है जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन अब इसको सही हालत में बरकरार रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रह गए बात जो इश्यूज आ रहे हैं कि लोगों को तारों में लगना पड़ेगा, टिकटिंग के निज़ाम के हवाले से ऑब्वियसली टाइम टू टाइम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर की तरफ जाएंगी। फिलहाल ऑरेंज ट्रेन चली है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अगली खबर की तरफ जाएंगे और इतनी अच्छी खबर के बाद ये वाली खबर ऐड करना, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है। आवाम के मसाइल हैं, गैर मयारी अशिया, ज़्यादा रेट, सहूलत बाजार बेफ़ायदा। टमाटर के सरकारी नर्ख 35 रुपये बढ़ गए। सिप्रा साहब, मैं उस दिन भी ये बात करी थी सैटरडे को कि जब भी कीमतों में इजाफा होता है
2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये इकट्ठे 85 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, ये समझ से बाहर है। इसका क्या जवाब होता है? नए पाकिस्तान में कोई ना कोई जवाब तो निकल ही आएगा ना। अब देखें, एक टमाटर यहाँ पर माजी आके में बात भी खत्म हो जाती है। देखें ना, नया पाकिस्तान बना है तो उसमें मुश्किलात ही मुश्किलात है ना। आप मुझे एक बता दें, एक चीज कभी आपने चलाई हो को इस चीज की कीमत कम हुई है, ये हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, ये लोगों की पहुंच में है, यही चीजें होती है ना, यही 3-4 चीजें। बिल्कुल। आप जिस सब्जी के पास चले जाएं, जो फल आप खरीदना चाहें, जिस बाजार में मर्जी चले जाएं, खरीद ही नहीं है ना, है ही नहीं। अच्छा, एक तो आपने मुआशी तौर पे लोगों को इस तरह गैर मुस्तहकम किया कि उनके वो रहा ही नहीं बजट में कि कोई इस तरह की चीज़ खरीद लें कि वो निकलें और बाजार में जाएं। अच्छा, आपने ठीक है इतवार बाजार लगाना थे, वो बंद हो गए कोरोना की वजह से। आप मॉडल बाजार को चला रहे हैं। मॉडल बाजार भी हर सोमवार को हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हालात हैं। अच्छा, वो भी निकल गए हम उससे। अब क्या आ गया कि हम लोग सहूलत बाजार पे आ गए। अच्छा, नाम से तो बड़ा अच्छा लगता है कि सहूलत बाजार, वाह जी वाह, गवर्नमेंट ने बड़ा कम किया है। अब सहूलत ही ना मिले जिस बाजार में, तो फिर उसको मैं क्या नाम दूं? आप देखें, अच्छा, इसको बनाने का या लगाने का बुनियादी मकसद क्या था कि बात सामने आ रही थी कि चीनी का बहरान होगा, जो है भी, जो मुकर्रर रेट पर फरोख्त नहीं हो रही अभी भी शहर में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी ऐसी दुकानें जहां मौजूद नहीं। बाजार में 85 रुपए मिल रही है, लेकिन एक पैकेट दिया जा रहा है। मिले, लेकिन लाइनों में लगाकर आप एक तजलील करने के बाद लोगों को आप अगर 1 किलो चीनी दे रहे हैं। सहूलत बाजार उस तरह से प्रॉपर बाजार है भी नहीं। शादमान वाला सहूलत बाजार में विजिट कर चुकी हूँ। आपने फुटपाथ पे छोटा सा बाजार बनाया, अब कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वहां से खरीदारी के लिए आना है। अब इतना सा बाजार इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए आप बताएं इनफ है? देखें, ये हर जगह पे इसी तरह हुआ है। किसी जगह आपने सड़क बंद की है, किसी जगह आपने फुटपाथ को संभाला है, किसी जगह आपको चौक चौराहा मिला है, आपने वहां पे कनाते लगाई हैं और उनको बंद करके आपने सहूलत बाजार की फ्लैक्सिस पूरे रोड पे लगा दी। ऐसे ही है कि हम लोगों ने ये सहूलत बाजार लगा दी। ये लगाने का मकसद जो मैंने आपको बता रहे पे आ रहा था, आटा और चीनी का बहरान है, उसको खत्म करने के लिए बुनियादी तौर पर लगाया गया कि आटा आपका मुकर्रर रेट पर फरोख्त नहीं हो रहा, चीनी जो है या तो अवेलेबल नहीं है या फिर आपके गवर्नमेंट का जो मुकर्रर रेट है उस पर फरोख्त नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि अगर रियासत की रेट इतनी ही कमजोर है, रियासत इतनी ही नाकाम होती दिखाई दे रही है कि आपने पूरे शहर में अपना रेट पर अमल दरामद करवाने के बजाय 8-10 मकामात पर इस तरह के बाजार लगाने हैं और लोगों को यह कहना है कि हम लोगों ने ये लगा दिया, तो फिर पूरे शहर में 98% जो एरिया है उसमें आपकी रेट कहां पर है? गवर्नमेंट कहां पर स्टैंड कर रही है आवाम को रिलीफ देने के लिए? इससे यह जाहिर हो रहा है कि एक चीज जो आपको लगता है कि हम यहां पर नाकाम हो रहे हैं और हमारे बस में नहीं रहा और हम लोग मुतबादिल पे चले गए कि हम लोग सहूलत बाजार लगा दें। चलें, जो आपने नाम दिया कम अज कम उस पर तो अमल दरामद करवाएं। बिल्कुल, कम अज कम वो रेट्स जो आपको और मयार वो तो बरकरार रखें जो गवर्नमेंट को इस वक्त जरूरत है और आवाम जो है उसके लिए दरबदर हो रही है, जिसकी आवाम को अशद जरूरत है। हुकूमत को तो शायद जरूरत है अपना सियासी मफाद बताने के लिए, अपना इमेज बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन ज्यादा आवाम को जरूरत है जो इस बात की कि उनका बजट नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इस वक्त जो रोज मजदूरी है, जो उजरत है, वो मामला सारे डिस्टर्ब हुए हैं और उसके बाद आपको गैर मयारी और महंगे दामों एक चीज मिलेगी। आप टमाटर की एग्जांपल दे रहे हैं, ये टमाटर जो है आप देखें रेट कहां से कहां चला गया। सिप्रा साहब, टमाटर के कीमत के हवाले से अवाम के कुछ तासुरात है, पहले अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करते हैं। जी दिखाइए। घंटे खड़े रहना पड़ा और अपनी मर्जी से दे रहे हैं सौदा, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। टमाटर का मयार इनका क्या है कि दे क्या रहे हैं ये बंदों को, सिर्फ 1 पाव टमाटर ये दे रहे हैं, बंदों को यहाँ पे जलील किया जा रहा है। टमाटर अगर रखे हैं, आलू इनके पास पड़े नहीं है, जो भी चीज़ सस्ती है वो इनके पास है नहीं, जो चीज़ है वो मेयार के मुताबिक नहीं है। सस्ता सहूलत बाजार हरबंस पूरा पीछे लिखा है और लोगों की परेशानी से मुझे ये बताएं, मैं वही कह रहा था कि आप कम से कम इज्जत नफ्स तो मजरूर ना करें लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, मेजॉरिटी यहाँ पे खवातीन ने जाना है। आपने जो गुंजान आबाद इलाकों में सहूलत बाजार लगाए हैं, मेजॉरिटी आपकी खवातीन जाएंगी खरीदारी करने के लिए और होता भी है। खातून खाना ज्यादा जाती हैं क्योंकि मर्दों ने तो अपने काम काज पे निकल जाना है। अच्छा, जब आपने बाजार लगा दी तो फिर लोगों ने वहां पे जाना है। मुझे बताएं, इस शहरी की बात सुन लें कि 1 पाव आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि एक वक्त के इस्तेमाल के लिए आप उसको टमाटर दे लेंगे, यही भाई कल फिर दोबारा लाइन में लेकर शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर फिर खड़े होंगे। बिल्कुल, फिर इनको आप 1 पाव दे दें, चीज खरीदनी है और उसके लिए भी आप कम अज कम 1 किलो तो मुख्तस करें ना, 1 किलो टमाटर तो दें ताकि उसका 2-3 दिन की
जो हांडी है वो तो पके, बिल्कुल उसका घर में चले। वो आज पाव टमाटर लेकर जा रहा है, कल फिर आपकी लाइन में लग के खड़ा होगा, तो ये फिर कहाँ का रिलीफ है? और फिर आप मार्केट से खरीदारी जो है वो छोड़ दे हैं इसलिए कि वहां पर कीमत ज्यादा है। आप सहूलत बाजार आते हैं कि चले कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। आपने अगर सब्जी इकट्ठी खरीदनी है, ऑब्वियसली खाली टमाटर की तो आपने हंडिया नहीं बनानी ना, आपको बाकी चीजें भी तो खरीदनी है। सहूलत बाजार में आकर अगर आपके साथ ये सलूक किया जाएगा तो फिर लोगों का गमो गुस्सा तो बनता है। देखिए, लोग कब तक गमो गुस्सा करते रहेंगे? लोग इसी तरह बोलते रहेंगे लेकिन कुछ भी नहीं होना। आप नोटिस लेंगे, आप कमेटी खेलते रहेंगे, आप इंक्वायरीज करेंगे, तहकीकात करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के साथ ऑपरेशन करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ अवाम इसी तरह आपके सामने जो है यही इसी तरह होता रहेगा, कोई कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत सामने आई है, सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप सहूलत बाजार में सब स्टैंडर्ड चीजें, और फिर विजिट भी कर रहे हैं, डीसी साहब विजिट कर रहे हैं, कमिश्नर साहब विजिट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर टाइम टू टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज को इंश्योर करना कि चीजें सब स्टैंडर्ड है या नहीं है? मुझे ये बताएं कि मयारी चीज हो और फिर उसको आप कहें कि कम कीमत पर कोई फरोख्त करे, क्या हो गया है? तो कारोबार नहीं करना किसी ने। मैं कह रही हूँ दुकानदारी नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करना। आपने जहां से खरीदनी है आप वहां से मयारी चीज खरीदें, और वही जब आपकी आम सब्जी की जो दुकान है उस पर वो फरोख्त हो रही है तो वो भाई मयारी लोग खरीदेंगे। 10, 15, 20 रुपए जो अफोर्ड करता है वो तो खरीदेगा, जो नहीं कर सकता वो यहाँ आएगा और यहाँ उसको वो यही नाकिस चीजें मिलेंगी। अच्छा, मैं वो उस पे भी नहीं जाता, मैं किसी को ये इम्तियाजी सलूक पे भी नहीं जाता, मैं किसी को तकसीम भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अवाम का मंसूबा है, हर शहरी ने वहां पे जाना है, चाहे अमीर है गरीब है जो भी है उसने जाना ही जाना है। क्यों कि पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग सहूलत देने के लिए बाजार लगा रहे हैं। जब वहां पे सहूलत ना मिलेगी तो फिर लोग इसी तरह बात करेंगे जिस तरह वो खातून की आपने बात सुनी और लड़के की बात सुनी। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमारी इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है। 1 किलो आप चीनी दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस घर में अमूमन 5-6 लोग होते हैं, बल्कि और ज्यादा लोग होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस घर में 5 से 6 लोग हैं उसमें आप 1 किलो चीनी भिजवा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कितने 2 दिन भी नहीं चलेगी। ऐसे ही है। आप मुझे बता दें, आप खातून खाना, आपको पता होगा कि चीनी कितनी देर चलेगी? 2 दिन भी नहीं चलेगी। वो फिर आएगा शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर, बिल्कुल ऐसे, फिर वो लाइन में लगा होगा। आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियां देकर लोगों को चीनी देना शुरू कर दी। ये कौन सी रियासत मदीना है? ये कौन सा रिलीफ आप दे रहे हैं? सिप्रा साहब, फिर यही होगा कि लोग इन बाजारों का रुख नहीं करेंगे, फिर लोग महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे अभी भी लोग मजबूर हैं। देखें, वो वही ना, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। कौन इतना टाइम निकाल के सहूलत बाजार जाएगा? आपने इस कदर लोगों को पेट की खातिर मजबूर कर दिया है, इस तरह उनको महदूद कर दिया है कि लोग किसी काम के रहे ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो इन्हीं चक्रों में रहते हैं। हम लोग ऑरेंज लाइन का बात कर रहे थे ना, आज लोग खुशहाल होते कि 4, 5, 10 लोग मुझे हर स्टेशन पे कम से कम ट्रेन देखते हुए नजर आते कल। बिल्कुल सही, मुझे वो भी नहीं नजर आए। आपने लोगों को रोजी रोटी में इस तरह फंसा दिया है कि उनके ज़हन में और कोई फेस्टिविटी रह ही नहीं गई। बात वही हो जाती है कि जब हुकूमत और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को रिलीफ देना, और फिर आप जब नारे लगाएं कि आप कहें कि हमारे जो ओहदेदारान हैं, हमारे जो सरकारी मशीनरी है वो विजिट कर रही है, फायदा तो कोई नहीं हो रहा। फायदा कोई नहीं हो रहा, बिल्कुल। ये तो नहीं है, ये तो कोई नून लीग वाले नहीं है, कोई पीटीआई वाले नहीं है, ये तो आम आदमी है, आपके वोटर्स हैं, जिनको आप ऐवानों में बैठकर कहते हैं कि हम उनकी बुनियाद पर आए हैं। तो उन वोटर्स का ये हाल है। कम से कम हुक्मरानों को जागना होगा और ये बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है ये पूरा कर दें। आप रोजगार नहीं दे सकते, आप कुछ और नहीं दे सकते, कम से कम ये चीजें का तूफान जो है इसको कंट्रोल कर ले। ये बेसिक चीजें हैं, हर रोज जो घरों में इस्तेमाल होनी है। इसकी वजह से लोग जितने परेशान हैं, ऑब्वियसली हर किसी ने घर में खाना तो बनाना ही बनाना है। अब खाना बनाना अगर इतना मुश्किल हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। मुराद राज साहब ने तो गुस्सा ही कर दिया। खैर, आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी कार्रवाइयां की गई हैं, जिससे हम ये कहेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत। हमारी अगली खबर भी इसी हवाले से है। बागों के शहर में आलूदगी बढ़ने लगी है, बीमारियां बढ़ गई हैं। एक्चुअली लोग गला खराब, जुकाम से परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने घरों से बाहर तो निकलना है, बाइक पर सफर करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। आंखों के मसाइल लोगों के जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मॉग के लिए प्लानिंग हमने देखा गुज़श्ता 3-4 साल से ये स्मॉग की वजह से सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बरवक्त प्लानिंग इस बार भी नहीं की गई। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए, ये हर साल नहीं होती, अब तो कई साल हो गए हम इससे, मतलब ये आता है स्मोक, फिर स्कूल बंद कर देते हैं, ऑफिस बंद कर देते हैं, एक्सट्रीम मेजर्स भी हमने लिए। लेकिन अल्टीमेटली जिसने ट्रैवल करना है, जिसने अपने काम काज पे जाना है वो जाता है। बच्चे तो चलो हम उनको महफूज बना लेते हैं, लेकिन गली मोहल्ले में तो वो खेलते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आता ही है।
तो इसलिए जब ये आज से 2-3 साल पहले जब ये आया था और उस वक्त कोर्ट में केस भी चला और इन्होंने हुकूमत की जानिब से, माहौलियात डिपार्टमेंट की जानिब से बताया भी गया कि हम लोग इक़दामात कर रहे हैं, तो अब देखें अब वो आना शुरू हो गए हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। इंडेक्स आप देख लें आपका कहाँ पे जा रहा है, और फिर उसको हम छोड़ दें कि वो चलो जिस तरह भी वो बन रहा है, जो भी बन रहा है, हम लोग खुद ट्रैवल करें, अगर निकलें तो आंखों में जो चुभन है वो अब महसूस होना शुरू। और आपको 2-3 बजे बाहर ऐसे लगता है कि जैसे धुंध हो रही है, शाम हो रही है, वो या धुंध आ गई है या शाम हो रही है, वो इस तरह का तासुर आपको जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारी फिजा आलूदा हो गई है। अभी जो हमने खबर चलाई है उससे भी ये लग रहा है कि अब शायद इक़दामात हो रहे। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम लोग पहले कहते हैं कि कोई गल नहीं, चुप रहो, पानी गुजरन दो सिर तो फिर उसके बाद शुरू करेंगे। यहाँ भी यही हो रहा है कि आज हम लोग इंडेक्स को देखकर उसके बाद अब आ गए हैं। मुझे बताएं गाड़ियों पर आ गए नहीं है, मैं यही कहने लगी थी, फैक्टर सिर्फ एक नहीं है। आप ये इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, रोड पे आपको इतनी सारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई? इनकी अपनी, मैं कहता हूं कि बाकी चीजें छोड़ दें, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियां हैं कूड़ा उठाने वाली, उनका जितना धुआं है सड़कों पर नजर आता है, जिसका मैं ऐनी शाहिद भी हूं, मुझे बताएं उनको कौन रोकेगा? आपके चिंची रिक्शा जो है वो जो चल रहा है उसको कौन रोकेगा? आपका आम जो रिक्शा है उसमें से धुआं जो आ रहा है वो हाई एसीज हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बावजूद लाखों की तादाद में रोजाना गाड़ी मूव हो रही है ना आपके शहर में। हम कह रहे हैं कि हम लोग चलान भी करेंगे, उनको बंद भी करेंगे। तो भाई अगर 2 महीने पहले हम लोग ये शुरू करते तो जिसका रोजगार आज हम छीनने जा रहे हैं कि स्मोक ना बढ़े, तो कम से कम 2 महीने में उस पर सख्ती करते तो आज वो उसको ठीक तो कर लेता। आज ऐसे ईंधन पर वो कन्वर्ट हो चुका होता या अपने इंजन या गाड़ी का काम करवा चुका होगा, आज उसकी गाड़ी ये धुआं ना छोड़ रही होती और आज हालात उसके बरक्स नजर आ रहे होते। अब आप कह रहे हैं कि स्मोक आ भी गया, हम लोग गाड़ियों को चलान भी करेंगे, गाड़ियों को बंद भी करेंगे, फैक्ट्रीज को बंद कर रहे हैं। ये जिनको आप सील कर रहे हैं ये 2 दिन बाद खुली होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, अदालत में जाएंगे लोग और बुनियादी जरूरत में खुलवा लेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की बात हर साल की जाती है, हर साल, और ये बात तभी की जाती है जब आपका स्मोक का सीजन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या बहुत बड़ा काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है? नहीं, आप उनको बिठाएं, भट्टा देखें ना, जब आप शुरू करते हैं तो भट्टा मालकान आपके पास आते हैं ना, उनके एसोसिएशन आपके पास आते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हमारा कारोबार है और ये जो मौसम होता है इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन का काम भी ज्यादा हो जाता है, लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं और उस वक्त इंटेन जो है उसकी जरूरत होती है। मुझे बताएं, जब वो आपके पास आते हैं, जब आप मिलकर एक टेबल पर बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और हालात को देखते हुए कोई फैसला करते हैं कि हमने इनको बंद करना है, तो जिग-जैग जो टेक्नोलॉजी जिसका हम सुनते ही आ रहे हैं, पता नहीं कहां पर है वो। बिल्कुल, मुझे बताएं कि आप इस पर पूरा साल क्यों खामोश रहते हैं? पूरा साल भी तो वो चल रहे हैं। बिल्कुल, आप पूरा साल उनको रोके ना, क्यों आप 2-3 महीने पर आकर आप सख्ती करते हैं कि इनको बंद कर दें? किसी का रोजगार छीनने के हक में कम से कम मैं तो नहीं हूं कि आप अल्टीमेटली एक चीज का हल निकालने के लिए किसी चीज को डिमोलिश ही कर दें, किसी चीज को खत्म ही कर दें। ये उसका कोई हल नहीं है। उसका मुतबादिल रास्ते है ना, मुतबादिल रास्ते आपके पास मौजूद होने के बावजूद अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर आप देखें कुताही कहां पर है? आपकी सरकारी मशीनरी में कुताही है ना। आप देखते हैं कि जब तक केसेस बढ़ ना जाएं, जब तक हालात खराब ना हो जाएं, जब तक आपको स्कूल, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे बंद ना करना पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पकड़ धक्कड़ ना शुरू हो जाए, थानों में मोटर बाइक्स गाड़ियां बंद कर दें, चलानों को बेतहाशा आपके पास चीजें आ जाएंगे, हमने चलान कर दिए, ये तो कोई कारकर्दगी नहीं है। अच्छा सिप्रा साहब, ये जीरो टॉलरेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अभी तक ऑलमोस्ट पूरा महीना होने को आ गया है। अगर जीरो टॉलरेंस वाला ये फॉर्मूला वाकई अपनाया जा रहा होता तो डू यू थिंक ये हालात होते यहाँ पर? नहीं होते। मैं तो वही कह रहा हूँ, हमें कबल अज वक्त इक़दामात करने की जरूरत है, हम लोगों को इंतजार नहीं करना। नौबत तो यहाँ तक आ गई है, यहाँ पर महमूद बूटी के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि टायर जलाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों के घर पास हैं, सांस लेना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और लोग शिकायतें ये कर रहे हैं कि धुआं इतना इस कदर काला होता है, उनके घर में चीजें खराब हो रही हैं। देखिए होता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये देखें, ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने, महमूद बूटी, दरोगा वाला, मोमिनपुरा, ये इलाके बंद रोड के सराउंडिंग में ये पूरा साल चलते हैं, ऐसे ही है। लेकिन ये वही मकीन है जो गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त में जब आप पर कुदरती आफत आ रही हो, जब स्मोक की सूरत में आप मुश्किलात में जा रहे हो, तो उन लोगों को ज्यादा मुश्किल होती है। वो 8-9 महीने तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे उनका घर भी खराब हो रहे हैं, उनके अपना जो उनके मामलात हैं सेहत के वो भी खराब हो रहे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि ये सिस्टम ने चलना है। फैक्ट्रियां, कारखाने बंद करके हम लोग अपना मुल्क या अपना शहर तो नहीं चला सकते। ऐसे ही है। लेकिन 2-3 महीने के लिए उन लोगों को सहूलतें देना
ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, और ये इसके साथ साथ इन मालकान की भी जिम्मेदारी है। देखें वो 8-9 महीने आपको बर्दाश्त करते हैं, अगर 2-3 महीने आप इनको बंद कर दें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बंद नहीं होना चाहिए, आपकी ये चीजें सील नहीं होनी चाहिए, इसका मुतबादिल होना चाहिए। सिप्रा साहब गौर भी करते हैं कि आपने कहा कि जी फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक को रोड पर आने की परमिट दी जाएगी। ये सब चीजें हमेशा हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली कागजों तक महदूद रहती हैं, जिसका असरात हमारे सामने। इसी तरह ही है, मुझे बताएं कौन सी गाड़ी है जिसका आपने सर्टिफिकेट दिया, और आज कोई भी गाड़ी रोक लें, बिल्कुल आप उससे पूछें, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक लें, ऐसे ही है, उसको रोकें, उनसे पूछें कहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें मीडिया पर तशहीर करने के लिए, आला हुकाम जो ऐवानों में बैठे हैं उनको बताने के लिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ये नुकसानदेह होती हैं, ये इनकी नौकरी तो पक्की हो जाती है, ये अपनी नौकरी करने के लिए तो सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन अब बराह रास्त इसका फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा होता। आप फिर ये एसओपी बना दें कि स्मोग ने आना है, नवंबर दिसंबर जनवरी में हमें उसने इफेक्ट करना है, हम लोग कारखाने भी बंद कर देंगे, भट्टे भी बंद कर देंगे, और जो भी चीजें हैं आप देखें, आप लाहौर शहर की सराउंडिंग में पर ये देखे ना, उससे मुंसलिक लोग कहाँ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले कह रहा था कि बंद करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब आप इकदामात नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने यही डिसीजन करना है। फिर इसलिए मैं तो फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्लेटफॉर्म से 42 की तरफ से कि लोग जो हैं अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हों, नमाज इस्तिस्का अदा करें, बारिश की दुआ मांगे। ये कुदरती आफत उस वक्त ही टलनी है जब आप नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, बारिश की दुआ मांगे, और बारिश होगी, अब्र रहमत जो है वो बरसेगी, तो ये सारा कुछ होगा। अदरवाइज आप जो ज़मीनी हकायक, आप भट्टे बंद कर लें, कारखाने फैक्ट्रियां सब बंद कर दें, ये इसी तरह ही रहना है। इसलिए मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये कुदरती आफत है, गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर भी कर चुकी है कि कुदरती आफत है, इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए और हमें नमाज इस्तिस्का अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होने। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, और अहम खबर हमारे पास है नैब ऑफिस के बाहर। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, सफाई के लिए टाउन्स में इजाफी हैंड कार्ट्स और कंटेनर्स फराहम। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, शहर की सफाई जिसकी मिसालें दी जाती थी। हम देख रहे हैं दुरे नायाब हमारे साथ ये खबरें शेयर करते रहते हैं कि किस तरह से शहर की सफाई पे अब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। एक तरफ आपका इन्वायरमेंट वैसे ही आलूदगी की जद में है, दूसरी तरफ ज़मीनी हकाइक ये हैं कि आपको हर जगह कूड़ा करकट नज़र आ रहा है, तो शहर साफ किस तरह से होगा? फिर बीमारियां ही फैलेंगी, फिर लोग परेशान ही होंगे। सिप्रा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, सफाई का मामला हमारा काफ़ी मतलब महीनों से चल रहा है कि लाहौर शहर की सफाई उस तरह नहीं होती जिस तरह माजी में हुआ करती थी, और आपके जहाँ पर ये डंपिंग साइट्स बने हुए हैं या गली मोहल्ले की सतह पे जो आपने एक लोकेशन बनाई हुई है, लोगों ने जो गवर्नमेंट की जानिब से कंटेनर्स रखे गए हैं या वैसे कोई बास्केट बना दी गई है, तो उसमें फेंक, उससे निकल रहा होता है कूड़ा आपका, बाहर फैला होता है। मैं वैसे एक बात कहूँ कि हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें LWMC को, गवर्नमेंट को, लोगों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। लेकिन हमारी तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है ना, जो हम उस पर जाते नहीं है ना। यहाँ पर लोग मार्केटों में क्या करते हैं, अपनी दुकानें साफ कराते हैं, कूड़ा बाहर। इसी तरह फिर ऑब्वियसली इस तरह से आप किस तरह हालात को साफ सुथरा कर सकते हैं? फिर अगर आप जिम्मेदारी पे आ जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में इन इदारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जब हम लोग एहसास जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना शुरू कर देंगे तो ये फिर इन बेचारों को भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हम लोग कंटेनर लगा रहे हैं, हम लोग तुर्की से जो है गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कहाँ पे डंपिंग साइट बना रहे हैं, उसको किस तरह कूड़ा वहाँ से साइट पर लगाया जाएगा, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। और ये इसमें कोई शक भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह होता है कि पड़ोसी जो है वो साथ में रख देगा, वो वहां से उठाएगा, वो आगे रख देगा, ये गली मोहल्ला इसी तरह बढ़ता बढ़ता हालात खराब हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि किसी गली मोहल्ले में या टाउन में, देखिए मुझे ये बताएं कि प्राइवेट आपकी जो सोसाइटीज हैं क्यों साफ हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है ना, सिस्टम है। बिल्कुल उनका एक सिस्टम है, उसके तहत वो चला रहे हैं, वहाँ नहीं होता ऐसा। लेकिन जो गुंजानाबाद इलाके हमारे जो शहर के जिसमें अंदरून लाहौर है, बगबानपुरा, शालामार, 2 दफा सफाई करवा भी लेते हैं, कंटेनर से कूड़ा इकट्ठा भी कर लिया जाता है, शाम में फिर वही हालात होते हैं, शाम में फिर वही हालात होते हैं। फिर इसका क्या मतलब है कि एक तो अवाम अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं कर रही, फिर दूसरी तरफ जो आपके इदारे हैं जो इस पर काम करने वाले हैं, जिन्होंने इसको ठिकाने लगाना है,
उनको शायद फिर प्रॉपर अदाद शुमार नहीं मालूम कि सुबह के वक्त में कितना कूड़ा यहाँ पे आएगा, शाम में कितना आएगा, दोपहर में कितना आएगा। हम लोग ये कर रहे हैं कि सुबह के औकात में तो हम लोग अपनी गाड़ियां मूव करवाते हैं जो 11, 12, 1 बजे तक आपको नजर भी आती है काम करती है, लेकिन शाम में आपको वो नजर नहीं आती। वो जो दिन भर का कूड़ा है शाम में इकट्ठा हुआ, अगले सुबह आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे वो ढेर लग गया, उसकी वजह से ताफुन फैलना शुरू हो गया। अच्छा, फिर सैटरडे संडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ये आप लोग काम नहीं कर रहे होते, ये इदारे आपको नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे हैं हम कंटेनर भी दे रहे हैं, हम सारी चीजें दे रहे हैं। चले अल्लाह करे अवाम भी जाग जाए, अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसके बाद कुछ जिक्र कर लेते हैं, शहर में कोरोना की सूरत हाल जो है वो अबतर होती जा रही है, केसेस मुतवातर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगी, लोगों के रवैये जो हैं वो बदलते हुए हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। एक मैसेज, ये खबर हर रोज़ हम ऐड करते हैं, सिर्फ मकसद इसका ये होता है कि लोगों को टाइम टू टाइम हम जगाते रहें कि प्लीज़ आप अपना किरदार अदा करें। जी सिप्रा साहब। देखें, वो तो हालात ख़राब हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। आपके केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी शरह अमवात जो है वो देखें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक हफ्ते में आपकी 12-12, 14-14 जो हैं वो शहरी इस दारे फ़ानी से कूच कर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। हमारे आलमिया फिर वही आ जाता है। फिर आज मुझे लगता है आप लड़वाना चाहती हैं लाहौरियों से, फिर मैं कहूँगा कि अब ग्राउंड रियलिटी है ना, आप इसमें डायरेक्ट लोगों का ही किरदार है, तो वही ना, तो वो नहीं करना हमने एक मास्क नहीं लगाना, एक मास्क नहीं पहनना, तो उसको यकीनी नहीं बनाना, तो फिर आप एसओपीज कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, एसओपीज जो है उसका हम ख्याल नहीं रख रहे और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सेम केस जो है वो हम डेंगू में भी देख रहे हैं, घर में सफाई सुथराई का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब हालात ये हैं कि हमने सिर्फ एहतियात करनी है, हम सिर्फ तनकीद करते हैं, दूसरों पर बात करना हम अपना हक समझते हैं, लेकिन अपना किरदार हमारा क्या है, हम किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस चीज़ पर हम गौर नहीं करते। थैंक यू सो मच साहिर सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नज़र आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि लाहौरियों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि कब ये ऑरेंज ट्रेन चलेगी और कब वो इस पे सफ़र कर सकेंगे। फाइनली उनका ये ख्वाब पूरा हो चुका है। राव दिलशाद ने हमें पहले भी मनाजिर दिखाए कि किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं। 40 रुपये में इतना आरामदेह सफ़र और आप टाइम पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। राव दिलशाद की जानिब एक बार फिर से रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस आसान सस्ती सफरी सहूलत के बारे में। जी राव साहब, बताइएगा, जो लोग सफ़र कर रहे हैं किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आज पहला रोज़ है प्रोजेक्ट को ऑपरेशन हुए और सुबह 7:30 बजे से ही शहरियों की कसीर तादाद जो है वो उमड़ आई है सैर करने को। बहुत सारे शहरियों से हमारी बात हुई, ज़्यादातर का यही कहना है कि पहला रोज़ है और देखने आए हैं कि ये शाहकार है क्या। मैं कैमरे की आंखों में, मेरा कैमरामैन जुनेद आपको दिखाएगा कि बहुत बड़ी तादाद है। तमाम जो बोगीज़ हैं इस ट्रेन की वो बिल्कुल फुल हो चुकी हैं। जो बैठने की कैपेसिटी है वो भी फुल है। वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग शहरी और बच्चे सिर्फ बैठ सकते हैं, नौजवान खड़े रहेंगे और खड़े रहने के साथ साथ नौजवान सफ़र भी कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं शहरी, उनके तासुरात हैं क्या, वो आप तक पहुँचाते हैं। आप बताएंगी कैसा लग रहा है आपको सफ़र करके और किसको क्रेडिट मौजूद है और लोग जो हैं वो खुश भी नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से वो सफर भी कर रहे हैं। खैर, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है और अहम खबर हमारे पास है। 30 लीगी रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो गई हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। अपडेट है, फैसला महफूज किया गया था और अब अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 लीगी रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हो गई हैं, महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है। तो नाज़रीन, राव दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें ऑरेंज ट्रेन के मनाजिर दिखाए, किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं और लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कल जब ऑरेंज ट्रेन का बाकायदा इफ्तिताह किया वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने, तो हमारी टीम के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, लोगों के तासुरात भी हमें दिखाए थे। साथ ही एंकर सीमल हाशमी भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने भी दिखाया कि किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं।
جی تو ناظرین اسٹیشن کے مناظر بھی آپ نے دیکھے, ٹرین اندر سے بھی کتنی آرام دہ ہے یہ بھی آپ نے دیکھا. لوگ اس پر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جس طرح سے لوگ سفر کر رہے ہیں, خوش نظر آ رہے ہیں, بلا شبہ سب سے بڑا کریڈٹ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. کیا کہیں گے آغاز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو ہے نا آپ کے چینل کے توسط سے جو لاہوریوں کا دل ہے سٹی 42, تو سٹی 42 کے توسط سے تمام لاہوریوں کو بہت مبارکباد. اور جہاں جہاں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں لاہوریے بیٹھے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اور پنجاب کے لوگ اور پھر پاکستان کے لوگ ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے. ہم اپنا گھر بناتے ہیں, اپنے گھر میں کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. یہ ہمارا گھر ہے, یہ ملک ہمارا گھر ہے. اور باہر جب ہم جاتے تھے, اور یہ بہت سارے لوگ جو میں دیکھتا ہوں, خاص کر وہ بھی لوگ جنہوں نے شالامار باغ کے تحفظ کے لیے, چبرجی کے تحفظ کے لیے, جو کبھی چبرجی کبھی شالامار گئے بھی نہیں لیکن تحفظ کا ان کو بڑا شوق تھا, اس کے لیے انہوں نے ریٹین کی عدالتوں میں سالوں اس ٹرین کو ڈیلے کروایا. وہ جب باہر جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو لے کر جب باہر کی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو سیلفیاں لیتے ہیں. بالکل. اور جب اپنے ملک میں ٹرین بننے لگی تو ان کو شالامار باغ کا تحفظ یاد آ گیا, ان کو جو ہے وہ ماحولیات یاد آ گئی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے اندھے ہو چکے تھے شہباز شریف کی نفرت میں, شہباز شریف کے بغض میں, شہباز شریف کے حسد میں, کہ اس کا ہر پروجیکٹ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی گئی, ہر چیز کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ پاکستان کی ترقی روکنا تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج بلڈنگ ہو رہی تھی, جو جی ڈی پی آپ کی 5.8 سے پلس جا رہی تھی, اس کو روکنا تھا. آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بہت بولوں, لیکن پھر انسان کہتا ہے کہ یار ہم کس کو بول رہے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہے. آج آپ حکومت میں ہیں بھائی, جیسے تیسے بھی آپ آگئے ہیں, چھوڑے اس بحث کو, جیسے آگئے ہیں, آپ کو بھی پتا آپ کیسے آئے ہیں. روز ان کے آپ بیانات دیکھیں. آج آپ چیک کریں کہ وہ جو سادے سے بھولے بھالے سے لرننگ لائسنس والے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار صاحب, ان کا کیا بیان ہوتا ہے؟ ان بیچاروں کا پی آر اور روز ایک ہی بیان دیتا ہے, ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیان کیا ہے. جناب اپوزیشن کا اتحاد غیر فطری ہے, اپوزیشن جناب انشار کی سیاست کر رہی ہے, ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. سوائے اپوزیشن کو رونے کے نہ ان کے چیف منسٹر, نہ ان کا پرائم منسٹر, نہ ان کے ترجمان, کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی کام کی بات نہیں کرتا. کہ بھائی آپ حکومتی ترجمان ہیں, آپ بتائیں کہ ہم نے جناب اس ملک کی اکانومی کو یہاں سے یہاں لا کے کھڑا کر دیا. آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے جناب 5.8 جی ڈی پی والے ملک کو اللہ کے فضل سے اور جو قوم یوتھ ہے ان کی دعاؤں سے -40 پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ کیوں نہیں بتاتے کہ پولیو فری پنجاب کو ہم نے پولیو زدہ پنجاب بنا دیا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے نعرے مار کر آئے تھے, فری ایجوکیشن ختم کر دی, فری ہیلتھ ختم کر دی؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے آٹا چینی چوری کر لی؟ آپ اس پہ بات نہیں کرتے, آپ روز آپریشن کا رونر ہوتے ہیں. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکمرانوں, حکمران بنو, یہ اپوزیشن کے تلے اب چھوڑ دو, یہ کنٹینر سیاست اب نہیں چلنی. اب لوگوں کو سہولت بازار اگر قائم کیا ہے تو سہولت دے کر دکھاؤ, آپ کا یہ کام ہونا چاہیے. اور 2 جلسے اپوزیشن نے کیے ہیں, ٹانگیں آپ کی کام گئیں. اب مجھے بتائیں نا کہ اورنج ٹرین چلنے سے کون سا ایسا شہری ہے جس کو خوشی نہیں ہے؟ بالکل سب کو خوشی ہے, ٹھیک ہے. اس خوشی کو خوشی کے طور پہ منانا چاہیے. ہم نے صرف یہ اعلان کر دیا 13 گھنٹے پہلے. ذرا اندازہ کریں کہ جناب ہم بھی خوشی منائیں گے تو کیا ہم لاہور شہر کے شہری نہیں ہیں؟ آج بھی اس شہر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ واضح اکثریت رکھتی ہے مسلم لیگ نون. اور یہ جو 2-4 دھاندلی زدہ جیتے ہوئے ہیں نا, ان کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, یہ حماد اظہر جیسے, یہ کھوکھروں کرامت کھوکھروں جیسے, یہ باقی, کہ ان کو پتہ ہے یہ کیسے جیتے ہیں, سب پتہ ہے ان کو. تو ہم نے فیسٹیویٹی منانے کا فیصلہ کیا. ہم نے صرف یہ سوچا اور ہم نے بڑی اچھا جسٹر دیا کہ چلیں یار جیسے تیسے بھی ہے, چلیں آج یہ گورنمنٹ میں ہیں, یہ ڈیرہ گجراں پہ افتتاح کر رہے ہیں, ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے, ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈیرہ گجراں پہ افتتاح کریں گے. ہم نے وہاں سے 20 کلومیٹر دور جہن مندر کی ایک بالکل پرامن سی جگہ پہ ہم نے کہا ہم مٹھائی بانٹیں گے, ہم جو ہے وہ شکریہ شہباز شریف کریں گے, جو ہمارا لیگل رائٹ ہے, یہ جمہوریت ہے. ان کی ٹانگیں کام گئی ہے نا. اور مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے, غصہ نہیں آتا اب ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے اس چھوٹی سی فیسٹیوٹی سے گھبرا کے 20 ٹاپ لیڈرشپ کے لوگوں کے 3 ماہ کے نظر بندی کا آرڈر جاری کر دیے, جس میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں, ایاز صادق صاحب, پرویز ملک صاحب اور میں بھی شامل ہوں. یعنی کہ باتیں جمہوریت کی ہیں, باتیں کرنا جناب انصاف کی, اور آپ ایک چھوٹی سی, کل آپ نے دیکھا نا وہ فنکشن کیا تھا, اس میں کوئی اس میں پتھر چلا,
کوئی اس میں اینٹ چلی, کوئی اس میں کسی کے خلاف نعرہ لگا. ہم نے کسی کے خلاف نعرہ بھی نہیں لگایا, ہم نے صرف اس میں ایک نعرہ لگایا, شکریہ شکریہ شہباز شریف شکریہ. جو بنتا ہے وہ شخص جو آج جیل میں ہے, اس نے شہر کو کیا کیا نہیں دیا. اس نے شہر کو ترقی دی, اس نے شہر کو رنگ روڈ دی, اس نے شہر کو میٹرو بس کا پروجیکٹ دیا. وہ بی آر ٹی کی طرح نہیں کہ بسوں کو دھکے, آج کتنے سال ہو گئے ہیں, کتنی دفعہ شہریوں نے بسوں کو دھکے لگائے ہیں. اور وہ جو بی آر ٹی بنائی ہے, اللہ کا شاہکار, ہر چوتھے دن اس کو آگ لگ جاتی ہے, 5ویں دن اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے. لیکن نیب ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہے کہ پروجیکٹ بہت ہٹ ہے, اور وہ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ان میں کیڑے ہیں. اورنج ٹرین شہباز شریف نے دی. کیا کیا میں شہباز شریف کا ذکر کروں. آپ شہباز شریف کے متعلق جتنا مرضی کیچڑ پھینک لیں, جب آپ دل پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو آپ کا دل یہی کہے گا کہ شہباز شریف تو واقعی کمال آدمی ہے, تو نے واقعی اس ملک کی خدمت کی ہے. اور ہم اس شخص کو جیل میں ڈال کر کسی سے زیادتی نہیں کر رہے, ہم اس ملک کے جس کے شہری ہیں اس سے زیادتی کر رہے ہیں. وہ شخص جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے, وہ شخص جو غریب انسان کا علاج اس کی ضرورت پڑنے سے پہلے کر دیا کرتا تھا. میں منسٹر ہیلتھ تھا, میں گواہ ہوں, اور میں قیامت کو بھی گواہی دوں گا. یہ سن لیں سب, میں روزے قیامت گواہی دوں گا اللہ کے حضور کہ یہ وہ شخص ہے شہباز شریف جس کو میں کسی غریب کے علاج کے لیے ایس ایم ایس کرتا تھا تو منٹوں سیکنڈوں میں اس کا علاج اپروو ہو جاتا تھا. سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں غریبوں کا علاج میں نے شہباز شریف صاحب سے کروایا ہے. تو وہ چیزیں تو ضائع نہیں جائیں گی, وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, انشاءاللہ اس کو پھل ملے گا. وہ سرخرو تھا, سرخرو ہے, اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر باہر نکلے گا. بالکل ایسے ہی ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, کچھ اپوزیشن کی آئندہ کی حکمت عملی پہ بھی بات کریں گے, جو جلسے کیے ہیں آگے کی پلاننگ کیا ہے اس پہ بات ہوگی. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. پھر سے خوش آمدید کہیں گے, خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. خواجہ صاحب کچھ سفر کا پلان بھی ہے اورنج ٹرین پہ؟ بالکل, ہم تو آلریڈی الحمدللہ یہ تو 2 نمبر افتتاح انہوں نے کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کا اصل افتتاح کیا تھا, کیونکہ جس کی چیز ہوتی ہے افتتاح تو وہی کرتا اچھا لگتا ہے نا. تو یہ تو کرایہ دار بھی صحیح طرح سے نہیں ہیں, وہ تو الحمدللہ مالک مکان تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرضی کر لیں, انہوں نے 2-2.5 سال لیٹ کیا. اس سے پہلے وہ جو ڈیم والے بابا جی تھے, انشاءاللہ اللہ ان سے ضرور پوچھے گا, حساب ضرور لے گا. سب کا ہمارا بھی حساب ہونا ہے, انشاءاللہ ان کا بھی ہوگا. اور جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری تھی اس کا زیادہ حساب ہوگا, اور جو اپنے آپ کو منصف کہتا ہے اس کا تو بہت حساب ہوگا. تو الخیر انشاءاللہ اللہ پوچھے گا. جو انہوں نے ڈیلے کیا, ہم الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2.5 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے اس کے اندر ہمیں سفر کروایا تھا, اور چینی حکام صاحب تھے, اور ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا, ہم نے سفر بھی کیا تھا, اور ہم بالکل اس پہ سفر کریں گے. اور ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ جتنا مرضی روک لیں کر لیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کبھی نوٹ کر لیجئے گا, جو بندہ اس میں سفر کر رہا ہوگا, جیسے آپ ابھی وہ پوچھ رہا تھا راہو, اور وہ اللہ کی طرف سے وہ خیر نہیں کلک ہو سکا, اس عورت نے یقیناً کہا ہوگا کہ یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے. تو یہ کریڈٹ جو مرضی کر لیں, یہ شہباز شریف سے نہیں چھین سکتے. اب یہ پریشان بڑے ہیں. کل میں نے ان کی ایک حکومتی رکن کا جو ہے وہ شارٹ دیکھ رہا تھا آپ کے چینل پہ ہی, تو میں بڑا ہنسا کہ یہ وہی لوگ تھے جو اورنج ٹرین کو صحت کا قاتل, دشمن, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. اور ایک ان کی حکومتی ایم پی اے نے کہا جی بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, ہم نے اس کو مکمل کیا. ان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی کہا کہ جناب دیکھیں ہم نے مکمل کیا اور ہم نے اس کو بنا دیا. حالانکہ ساری دنیا کو پتا کہ ہم تو بنا کر چلا کر گئے تھے, انہوں نے صرف اس کا ٹیسٹ رن مکمل کرنا تھا, جو یہ 2.5 سال میں انہوں نے کیا, جو 3 مہینے کا کام تھا. اور اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو شاید یہ 1.5 مہینے میں ہو جاتا. تو وہ ایک ان کی رکن کہہ رہی تھی کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہے, دیکھیں نا اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے, اب یہ کون لوگ ہیں, ان کو ہم سبسڈی دے دیں, ان کا حق تو نہیں بنتا نا. تو مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اس طرح چندہ صرف آپ کا حق بنتا ہے یا آپ کے اسپتال کا حق بنتا ہے؟ یہ تمام لوگ جس کے رائڈر ہیں یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کا رائٹ بنتا ہے اس ملک کے اوپر. یہ پاکستان کا غریب ہے, پاکستان کا مزدور ہے, پاکستان کا طالب علم ہے, پاکستان کی نرس ہے, پاکستان کی بیٹی ہے, پاکستان کا بیٹا ہے. تو اگر ڈائریکٹ سبسڈی ان کو نہیں جانی تو کس کو جانی ہے؟ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنا آرام دہ سفر اور اتنا کمفرٹیبلی سفر کر کے 40 روپے میں جا رہے ہیں. اس پہ لاہور 40 روپے میں ذرا ایک سیکنڈ بات کر لوں. دیکھیں اس کا فارمولا یہ ہے ٹیکنیکلی کہ یہ اورنج ٹرین کسی بھی ملک میں ہو, جتنا اس کا کرایہ کم ہوتا ہے اس کے مسافر اتنے بڑھ جاتے ہیں, اور جتنے اس کے مسافر بڑھتے ہیں اکانومی کے لحاظ سے یہ وائبل ہوتی جاتی ہے. تو اس کے جو کیلکولیشن تھی, اگر اس کا کرایہ 20 روپے ہی رہنے دیا جاتا جو شہباز شریف صاحب ہوتے تو یقیناً 20 روپے ہوتا, تو اس کی رائڈرشپ بے پناہ ہوتی, اور اس کا آپ کو جو اتنی کاسٹ افیکٹڈ فیل ہوتی کہ اتنے پیسے انرجی کی صورت میں, ٹائم کنزیوم کرنے کی صورت میں, تمام چیزوں میں واپس آتے, اور یہ 10 12 15 سال 20 سال میں اتنا پیسہ بچا لیتی کہ یہ جو روز ٹی وی پہ چلتا تھا نا. اب بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے,
2-3 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि बार बार ये कहते हैं सी पैक का प्रोजेक्ट। तो भाई जब हम ये कहते थे कि ये सी पैक में तोहफा दिया गया है, तब आप कहते थे कि जनाब ये 200 अरब रुपया पंजाब के अवाम का डाका पड़ गया है, इसमें इतने अस्पताल, इमरान खान का कल मैं क्लिप सुन रहा था, इसमें 10,000 स्कूल बनने थे, इसमें इतने अस्पताल बनने थे। तो भाई अब क्या हुआ है, अब ये सी पैक का प्रोजेक्ट कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोलते थे और आज भी आप शर्मिंदगी छुपाते हैं। कल वज़ीर ट्रांसपोर्ट से जब पूछा गया तो उसके चेहरे पे शर्मिंदगी थी। इंसान जो मर्जी कर ले, अपने अंदर से झूठ नहीं बोल सकता। तो कहने का मकसद ये है कि आज ये सबको पता चल गया कि ये तोहफा दिया गया था चाइनीज हुकाम की तरफ से। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा हम आज आपको एक पाकिस्तानियों को तोहफा देना चाहते हैं। तो एक शख्स आपको तोहफा दे रहा है, और जो लोग कहते हैं ना इतने अरब की इतने, तो भाई इतनी बड़ी चीज़ आपको मिली है, अगर आप इसको सालों में पे बैक करना है, और ये 20, 25, 30 सालों में आपने इसको पे बैक करना है, और सॉफ्ट लोन है, सॉफ्ट लोन है, तो आपको एक इतनी सहूलत से चाइनीज ने तोहफा दिया, आप बजाय इसके कि उनका शुक्रगुजार होते, आपने उन पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, आपने इस मंसूबे में कीड़े निकालने शुरू कर दिए। लेकिन चलें, अल्लाह ताला भी, अल्लाह ताला दिखाता है, अल्लाह दिखाता है, और अल्लाह उन तमाम झूठों को दिखा रहा है कि आप कल क्या कहते थे, आज कितने खुशी से आप फीते काट काट के उसके ऊपर जो है खुशी से फूले नहीं समारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैं कहूँगा लव यू शहबाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ। और हम इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस मंसूबे से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे। बिलाशुबा इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को भी जाता है, मौजूदा हुकूमत को भी जाता है, चूँकि उन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह भी किया है बर वक्त। लेकिन उसका डिस्क्रेडिट बहरहाल इन्हीं को जाता है जिन्होंने डिले किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चलें, देर आयत दुरुस्त आयत हम जरूर कहेंगे। जिस तरह लोगों के मैं तासुरात सुन रही हूँ ख्वाजा साहब, उससे यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कम अज़ कम ऑरेंज ट्रेन जिसका सभी को इंतजार था वो चल तो गई है। ऑपोजिशन की प्लानिंग आगे की बताइएगा क्या है? जलसे जो हो रहे हैं अब उसमें गैप हम देख रहे हैं आ रहे हैं। देखें, एक चीज़ बड़ी अजीब है कि इनको अगर कोई समझदार बंदा इनके पास हो ना, मशवरा देने वाला है इनके पास भी, लेकिन ये इन लोगों की सुनते नहीं है। इनका टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये हर वक्त अग्रेसिव मूड में रहते हैं, और उसकी जो टेक्निकल वजह है वो मैं बता नहीं सकता, फिर वो आपके चैनल को नोटिस आ जाएगा, इसलिए सब खुद समझदार हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमतों का काम होता है, ओपोजिशन तो मवेला मचाती है, ओपोजिशन तो शोर मचाती है, हुकूमतों का काम होता है उन्हें कूल डाउन करना। बिल्कुल, ये काम नहीं होता कि ओपोजिशन आग लगाने जा रही है तो आप उस पर पानी फेंकने की बजाय तेल फेंकें। इनके जो माशाल्लाह से बड़े समझदार दोस्त हैं ना, समेत इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के, ये सब तेल फेंक रहे हैं। सही। जब आप तेल फेंकते हैं तो उसकी हीट आप तक ही जाती है, हम तो पहले ही जले पड़े हैं भाई। अब जलसे हो रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, अगर गुजरांवाला का जलसा बड़े आराम से इजाजत देकर बड़े सुकून से हो जाता तो क्या होता, एक दिन आपके चैनल दिखाते 2, 4, 5 घंटे कि जनाब गुजरांवाला का जलसा हो रहा है, बात खत्म हो जाती। ठीक है, इन्होंने 16 दिन गुजरांवाला का जलसा टीवी पे करवाया, और ये हमारा तो फायदा हुआ है। कभी ये छापे मार रहे हैं, कभी ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कभी ये कंटेनर लगा रहे हैं, कभी एनओसी नहीं दे रहे, कभी लाहौर में, अब जलसा वहां पर था, लाहौर में वक्त पड़ा हुआ था, वो बेचारे वो सीसीपीओ साहब आए हैं, वो भी परेशान थे, वो सारे परेशान थे। मैं तो हैरान हुआ, मैं जब उनसे मिला तो वो इन्हीं बात दफ़ा बंदा बुरा नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा बुरा बन जाता है। तो उनको मैंने मशवरा दिया जब मुज़ाकरात हुए कि शेख साहब जरा ना बोलने लगे हैं, ध्यान रखा करो, बंदे तुम ठीक ही लगते हो। तो बहरहाल ये तो वक्त बताता है कौन क्या यादें छोड़ के जाता है। जो अच्छी यादें छोड़ के जाता है लाहौर का शहरी उसको जरूर याद रखता है, और जो बुरी यादें छोड़ता है लाहौर का शहरी उसको कभी नहीं भूलता। तो इस हुकूमत के लिए मशवरा ये है कि एक तो अपने तर्जमानों की जुबानों को थोड़ा सा ना ताले लगाएं, और उनको कहें कि अपनी कारकर्दगी पर बात करें, इश्यूज पर बात करें, अवाम के मसाइल पर बात करें। 24 घंटे आप ओपोजिशन का रोना रोते हैं, तो बस कर दें, अब ये सौदा आपका नहीं बिकना। ख्वाजा साहब, अभी हमें फरहान ने ज्वाइन किया है ऑरेंज ट्रेन में, वो भी गालिबन मौजूद है, तो उनसे जान लेते हैं अवाम के क्या तासुरात हैं। जी फरहान, बताइएगा, ऑरेंज ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे हैं क्या कहना है उनका? मैं सबसे पहले पब्लिक की तरफ चले जाऊंगा, इस मंसूबे के बारे में पूछता, आपको क्या लगता है किसका मंसूबा है? ये नवाज शरीफ लोगों का मंसूबा है, बहुत अच्छे लोग थे, हमारे को रिज़्क़ की सहूलत थी, हर परेशानी हमारी मजदूरों को सहूलत थी। ये जो मंसूबा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का, कैसा महसूस किया? बहुत खुशी महसूस हुई है आज माशाल्लाह। 40 रुपए में मैंने 45 मिनट में सफ़र किया है। 40 रुपए में 45 मिनट में सफ़र किया, और भी शहरी मौजूद है। आप ये क्या समझते हैं, ये इमरान खान का मंसूबा है या शहबाज शरीफ का मंसूबा है? देखिए, ये मंसूबा तो ये नून लीग का था और शहबाज शरीफ का ऑनर है, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये चलाकर हमारे ऊपर आसान कर दिया, क्योंकि हमें तो चलना था, हमने तो पब्लिक है हम। अच्छा, आप बताइएगा ये मंसूबा किसका है, नवाज शरीफ का या इमरान खान का? सर, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है। मैं समझता हूँ अगर नून लीग की हुकूमत होती तो ये बहुत पहले बन चुका होता। आप क्या समझते हैं किसका मंसूबा है? ये नवाज शरीफ का है, बहुत अच्छा माशाल्लाह है।
मज़ा है आने में। अच्छा, पब्लिक का कहना है कि मंसूबा तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का ताम जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उन्होंने इसे चला दिया, तो दोनों जानिब मिक्स तासुरात मिले, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्लिम लीग का मंसूबा था, नून लीग का मंसूबा था, इसमें उन्होंने सफ़र किया है, बेहतरीन सहूलियात फराम की गई हैं, बहुत अच्छे स्टेशन बनाए गए हैं, और जो लंबा सफ़र था, तवील सफ़र था 27 किलोमीटर का, अगर वो डेरा गुजरा से अली टाउन जाते तो उन्हें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते थे, ताम अब ये 40 रुपये में सफ़र कर सकेंगे तब सिर्फ 45 मिनट में। ताम या कुछ जो शहरी उनका कहना था कि कार्ड एक होना चाहिए था, मेट्रो बस का भी और मेट्रो ट्रेन का भी, ये जो कार्ड अलग अलग है उसकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। अब ये क्योंकि पहला दिन था, आज बहुत सारे लोगों को इसके तरीक़ेकार का नहीं पता था कि किस तरह टोकन हासिल किया जाएगा, क्या क्या उन्हें तय करके जो ट्रेन में सफ़र करने किया जाएगा, तो तमाम जो आगाही के लिए सिक्योरिटी मौजूद है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, गुफ्तगू आपने लोगों की सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इस पे क्या कहना है, लोग ही कह रहे हैं, मुझे कहने की क्या जरूरत है। और मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि अभी जो हमारी इससे पहले बात हो रही थी कि इस हुकूमत को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। मैं बार बार ये बात करता हूँ, देखिए सियासत हमें बड़ा वारा खाता है, ये हमारा अब लाहौर का जलसा आना है, ये जो तमाशे करेंगे आप देख लेंगे, हमें वारा खाता है, हमारे जलसे की हाइप बनेगी, हमारी तहरीक की हिद्दत बनेगी। लेकिन अगर ये समझदार हुक्मरान होगा जिसका 0% भी चांस नहीं है, तो ये कहें कि जनाब आओ बिस्मिल्लाह, हमने भी तो इतने जलसे किए हैं, आप जलसों तक गवर्नमेंट नहीं जाती, आओ जलसे करो, लगाओ अपना जोर, तो लोग जो है वो अपना गुस्सा निकाल के ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, ऑपोजिशन जलसे कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों के मसाइल, अब उम्मीदें आपसे भी बहुत ज्यादा हैं लोगों को कि इतने बड़े बड़े जलसों में अवाम के मसाइल, देखिए जब अपोजिशन प्रेशर क्रिएट करती है ना, तो हुकूमतें जो समझदार होती हैं वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं। आज मुझे ये बताएं, 2 साल 2.5 साल गुजरने लगे हैं, आज अचानक क्यों इनको ख्याल आ गया कि जनाब महंगाई बहुत बड़ा इशू है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये अपोजिशन ये ना करती तो ये तो सोए हुए थे, सुकून से अयाशी कर रहे थे और मजीद पेट्रोल महंगा करते, मजीद चीजें महंगी करते। अब इनको जरा थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया है, ये बड़े डरे हुए अंदर से, इनकी टांगें कांप रही हैं कि यार हमने जो करतूत घोली है, जो हमने पाकिस्तानियों के साथ 1-2-2.5 साल में किया है, ये ना हो कि भाई ये जो है ना हमारी तबीयत साफ हो जाए। तो भाई अपनी कारकर्दगी को फोकस करो, अपनी ये जो बक बक चक चक है इसको बंद करो, ये लोग नहीं सुनना चाहते। रोज एक ही बयान आता है, वो क्या फयाजुल हसन, क्या मैं उसे कहूँ यार, मुझे नहीं पता, नहीं बस अल्लाह ही है आप पर रहम करे। मिक्स 4 पार्टी फलाना नए नए नाम सोचते हैं, और भाई पिंडी में एक शैतान काफी है, तुम बनने की कोशिश ना करो, तुम छोटे शैतान हो, तुम ना कोशिश करो। लोगों की उम्मीदें अब ऑपोजिशन से भी बहुत ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन उनकी आवाज बने और कम से कम महंगाई कंट्रोल हो जाए। खालिद साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखिए, मैं लाहौरियों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपका शहर जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा असासा है। जो आपके शहर को खूबसूरत बनाएगा, जो आपके शहर से प्यार करेगा, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, वही आपका हीरो होगा। और जो सिर्फ बातें करेगा और अवाम को मदीना की रियासत के नाम पर बेवकूफ़ बनाएगा, और एक तरफ कहेगा कि मदीना की रियासत बनानी है, दूसरी तरफ कहेगा अवाम को सब्सिडी नहीं देनी, तो भाई मदीना की रियासत वाले तो अवाम को दिया करते थे, अवाम के पेटों से निकालते नहीं थे। तो आप फ़र्क खुद करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन कामल है कि जब भी तबले इलेक्शन बजेगा आप इनकी तबीयत सेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए स्मॉग के असरात के हवाले से, जिससे लाहौरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा शहर में बढ़ती चली जा रही है। तो वो लोग जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं उनके लिए आंखों के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम डिस्कस करें कि किस तरह से स्मॉग के असरात से बचा जाता है। इन केस अगर आपको आंखों में चुभन महसूस होती है या रेडनेस आपकी आंखों में हो जाती है, तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपको अपनानी है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी। आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर नासिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयर करने के लिए स्मोक के डेंजरस इफेक्ट्स से। सही। अब इनफैक्ट होता है कि स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक और फॉग। इसमें बेसिकली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो दैट कंबाइंस विद द जो हार्मफुल रेज ऑफ सन है, तो उससे कंबाइन करके, और ये बेसिकली बनती है इस तरह है कि जो आपका जो फैक्ट्री या गाड़ियों के स्मोक से तो ये मिल के तो फिर ये एक स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और जो कि आँख को स्पेशली आँख को डैमेज करती है, जिसमें जो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है इरिटेशन, जो सुर्खी, खारिश, पानी निकलना,
पेशेंट ये कह सकता है कि मेरी आंखों के अंदर जो अच्छा, है नॉर्मल बिहेवियर डॉक्टर साहब हमारा क्या होता है कि जब कभी भी हम सफ़र कर रहे हैं तो आंखों में जब कभी इरिटेशन होती है हम ज़ोर ज़ोर से आंखों को जो है वो रब करना शुरू कर देते हैं, वो इरिटेशन इतनी ज़्यादा होती है, उससे क्या इफेक्ट होता है? आपकी आंखों की रेडनेस, स्वेलिंग आपकी आंखों में होना शुरू हो जाती है। स्मोक के लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर आप ले सकते हैं कॉमनली, एक तो ये कि आप जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स, सनग्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप मास्क भी आपको यूज़ करना चाहिए, वो इट विल प्रोटेक्ट बोथ कोरोना को भी और स्मोक के इफेक्ट से भी, क्योंकि जाहिर है ये जो स्मोक के जो इनको PM2 जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब इनका ज़्यादा छोटे पार्टिकल ज़्यादा डेंजरस हैं, वो इनफेक्ट होता है कि आपकी सांस की नालियों और जो सारे सिस्टम में जो अंदर जाके फिर जाहिर है आपको तरह तरह की सांस की और इवन कार्डियक प्रॉब्लम भी इससे एग्रेवेट हो जाती है। तो आप एक तो ये कि आप फ्रीक्वेंटली अपने आइज़ को वॉश करें और जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स आपने यूज़ करनी है, और कोशिश करें कि जितना आप स्मोक के दिनों में आपका जो एक्सपोजर बाहर का जो मिनिमाइज हो सके वो आप करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जब बात कर रहे हैं कि आइज हमने वॉश करनी है, सादा पानी से अपने आंखों को धोना है बार बार? जी, आपने जो सिंपल टैप वाटर है उससे बार बार फ्रीक्वेंटली उसको वॉश कर सकती हैं, और इवन जो आप जो सिंपल टीयर्स जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है जो मेडिकल स्टोर्स पे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर्टनली उससे भी आपको एक सूदिंग इफेक्ट और एक रिलैक्सिंग इफेक्ट मिलेगा उससे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा इन केस अब वो लोग जो कि ऑब्वियसली लोग अपने कामों को भी बाहर जाते हैं, बच्चे सुबह स्कूल्स पे बाइक पे जाते हैं, तो जिन लोगों को ये मसला है कि आंखों में उन्हें इरिटेशन हो रही है या फिर आंखों में रेडनेस हो रही है, उन्हें एहतियात क्या क्या करनी है? क्योंकि हम समटाइम, मैंने जैसे बताया ना, आम बिहेवियर है, हम आंखों को जोर जोर से मलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हम ये नहीं करते कि अगर हम ग्लासेस पहन लें और फिर आपको लाइट से भी इरिटेशन हो रही होती है, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसमें ये क्या सिंपली देखिए ना, आपने एक तो जिस तरह आप कहेंगे आपने रब नहीं करना, आप इससे प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगी, ठीक है। जो जिन प्रोटेक्टिव मेजर की हम पहले बात कर चुके हैं, गॉगल्स हैं, फ्रीक्वेंटली आपने वॉश करना है, और इवन जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं उनको चाहिए कि इन दिनों में कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज़ करें, क्योंकि स्मोक के इफेक्ट की वजह से जो आंख के अंदर जो जलन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, उसकी वजह से आपको फर्दर जो है ये आपकी ऑकुलर प्रॉब्लम जो है इन्हांस हो सकती है। तो आप और ऑफ कोर्स जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगी तो आपको इवन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जो आई स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी चेकअप के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ में डॉक्टर साहब एक और चीज़ बहुत अहम है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सांस के मसाइल भी स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हम देखते हैं अस्थमा का शिकार होते हैं, तो इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो केयर करनी पड़ती है। जी, उसके लिए जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि आप इवन आपको यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करें, जिससे आपको कोरोना भी जाहिर है दोबारा उसकी सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, कोरोना और इसके जो हैज़ार्डस इफेक्ट्स ऑफ स्मोक से आप बच सकेंगे, क्योंकि ये जो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये आपके सांस की नाली में जब दाखिल होते हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट चला जाता है, और इवन जिन पेशेंट को पहले दमा या एलर्जी होती है उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रीवेटेड होती है। और इवन इस सिनेरियो में स्मोक में जब आपको ये सारा इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है तो आपको आपके लंग्स को और जो दिल को ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इवन जो खुदा कई दफ़ा लिटरेचर में ये भी मेंशन्ड है कि आपको इवन हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह की चीज़ें भी इससे प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि पहले जिनको आईसेट का इशू है और साथ ही साथ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए क्या स्मोक में कुछ ज़्यादा एहतियात हैं आम मरीजों से? देखिए, वो ऑफ कोर्स डायबिटीज इटसेल्फ एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, और बल्कि आपने इस पे भी, दिस इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, कि आपको पता है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और सो मीडिया का रोल ज़्यादा वो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स जो मेडिकल कम्युनिटी है, इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को जो शुगर के आंखों पे जो डेंजरस असरात हैं उससे अवेयर किया जाए, क्योंकि जिस तरह आपने सुना होगा कि जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो होता ये है कि अब देखें जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें तकरीबन 38 से 40% जो पॉपुलेशन है उनमें आंखों के असरात आते हैं, जो शुगर जिनको शुगर होती है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो प्रिवेंशन है दैट इज़ बेटर देन क्योर, अगर आप देख लें कि जो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं इधर हमारे लोकल पर्सपेक्टिव में या इंटरनेशनली, तो आप देखेंगे इवन आप वॉक करें, शुगर का कंट्रोल बेहतर करें, ब्लड प्रेशर को आप बेहतर रखें, अपना जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को बेहतर करें, स्मोकिंग कंट्रोल करें,
तो ये सारी चीज़ों को, इवन ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको कंट्रोल करने से तकरीबन 60 to 70%, जो बड़ी ह्यूज परसेंटेज है, जो आपकी जो शुगर के असरात हैं आंखों पे हो सकते हैं, उससे की जो वर्सनिंग है उसको रिड्यूस कर देते हैं। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको कोई बड़ा इशू ही नहीं समझते हैं स्मोक को, हम उसी तरह से सफ़र करते हैं। इन केस अगर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, हम बाहर आते जाते हैं और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, नुकसान इसका क्या हो सकता है? देखिए हम बड़ी बात, नुकसान छोटे जो आप अगर लेवल से लेके बड़े लेवल कि आप देखें आंखों में, इवन बाज़ औक़ात जो है वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं इन दिनों में कि वो अनअवॉइडेबल हो जाती है, उनके पास फॉरन बॉडी सेंसेशन, आंखों के अंदर जलन, जैसे वो कहते हैं कि आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ गई है, ये सारी प्रेजेंटेशन। इसके साथ जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इसके साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये तो हो गया। लेकिन इसके साथ जैसे बड़े जो, जैसे इवन आपको जो जिस तरह कोरोना में आपको जो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस में दुश्वारी होती है, स्मोक में बेचारे जब ये पोल्यूशन के पार्टिकल आपके सांस की नालियों में दाखिल होते हैं, तो आपको इवन जो सांस की प्रॉब्लम के साथ साथ दिल की तकलीफ भी बढ़ सकती है स्मोक के जो असरात में। यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब डॉक्टर साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं तो एक बहुत इंतहाई अहम मामला है। हम देख रहे हैं कम उम्री में आंखों के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चों की आई सेट बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात होगी आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। मुझे बताएगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि उनकी आई सेट की प्रॉब्लम होती जा रही है, क्या स्पेसिफिकली इसकी वजूहात हैं? एक तो ये कि देखें छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि उनका स्क्रीन पे टाइम ज़्यादा गुजरता है, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, फिर जो गेम्स वगैरह अभी आजकल चल रही हैं, तो इससे होता बेसिकली ये है कि अगेन दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि जिन बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत को लेटेंट वीकनेस होती है, जैसे आंख का टेढ़ापन या नज़र की कमज़ोरी है, तो वो स्क्रीन के यूज़ से, ज़्यादा यूज़ से, चाहे वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उससे आंखों का टेढ़ापन और उनके रिफ्रैक्टिव एरर या नज़र की कमज़ोरी उससे बढ़ जाती है। और इवन जिनको नहीं होती उनको भी बहुत सारा अक्रॉस द ग्लोब ये रिसर्चेस हुई हैं कि जिनको इवन कोई रिफ्रैक्टिव एरर या कोई टेढ़ापन नहीं भी है, वो जब ज़्यादा जो लैपटॉप का यूज़ करते हैं, स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आंख के अंदर फिनोमेना है अकोमोडेशन, तो ज़्यादा अकोमोडेट जब ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी जो आंखों का जो रिफ्रैक्टिव एरर जिसे नज़र की कमज़ोरी कहते हैं, तो और इसके अलावा जो आपका टेढ़ापन है वो चीज़ें बचपन में। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे की आंखें जो हैं वो नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है और इतना टाइम गुजर चुका होता है जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या कोई इसकी अलामात भी हैं कि जब आपको लगे कि ये सिम्टम्स है, आप अपने बच्चे को फौरी आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं? देखिए उसमें ये कि आप, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर आपको ऐसे पता चलता है जी कि ज़ाहिर स्कूल में जो टीचर वगैरह बताते हैं जी कि ज़ाहिर जो बच्चा जो कंसर्न, हाँ जी ठीक है, तो आप इसको जो आई चेकअप करवाएं, तो उसमें होता है ये कि देयर आर सर्टन जो सिम्टम्स और साइंस हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर जिनको अभी जो ज़ाहिर प्रॉब्लम शुरू में ठीक है या थोड़ी होती है, उनमें ज़ाहिर वो पेशेंट जो है डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट्स, वो गौर से चीज़ देखना, ठीक है, फिर वो स्क्वीज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वेटिंग ऑफ आइज, ठीक है, और फिर ये कि ज़ाहिर है जिन में कोई अंडरलाइंग या कोई लेटेंट जो मस्कुलर वीकनेस होती है, वो इवन जब ये जो स्क्रीन वर्क या किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो आपने देखा कि उनके वो जो आंखों का टेढ़ापन और ज़्यादा प्रोमिनेंट नुमाया हो जाता है। हाँ जी, तो ये और फिर जाहिर है ऑफ कोर्स जो आप चीज़ आपको दिखा रहे हैं वो उसको प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पेशेंट जो बच्चा है जो प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स उस एज में बच्चा वो आपको बता तो नहीं सकेगा, तो ये क्लूज हैं जिससे आपको अंदाजा होता है कि जाहिर है इसकी नज़र। अच्छा, ये तो आपने सिम्टम्स बता दिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम जाके आई स्पेशलिस्ट, कोई ड्यूरेशन आप बताना चाहें कि ज़रूर अपने बच्चों को, बड़ों को आपको
को स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? उसमें देखिए बिल्कुल ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस। एक तो ये कि जिस तरह जिन बच्चों को, क्योंकि हम ये समझते हैं अगर कोई मसला है तभी कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जी, जो उसमें होता है कि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स उसमें तो जाहिर है उनके साथ जो आई की डिजीज एसोसिएटेड जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, वो दानास्ता, इवन जो उनका पर्दा एंड स्टेज पे उखड़ भी जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट, तो उनमें तो जाहिर एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि आपने किस किस ठीक है आपने ड्यूरेशन पे आपने जो आई कंसल्टेंट के पास जाना है। इसके अलावा बाकी डिजीज़ में जिस अगर पेशेंट आप ये जो आपको सिम्टम्स बताई हैं, जिस तरह के क्लूज जो बच्चा जिस तरह प्रेजेंट कर सकता है, तो उसको आप उसको आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो एग्जामिनेशन करने के बाद, आंख का मुआयना करने के बाद, जैसे आंख का पर्दा, नज़र की कमज़ोरी, और वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को ज़ाहिर अंडर एनेस्थीसिया इवन बेहोश करके मुआयना करना पड़ता है, तो उससे आप जो ऑफ कोर्स वो आपको डायग्नोस कर देगा कि ये क्या करंट इसका कोई रिफ्रैक्टिव एरर, नज़र की कमजोरी है और इसको हमने इलाज करना है या ऑब्जर्व करना है। सही डॉक्टर साहब मुझे बताएगा, कहते हैं कि जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स को, आपके दादा दादी को इस तरह आईसेट का कोई इशू है तो वो आगे आपकी पूरी जेनेटिक रहेगा। उसमें देखिए जो कुछ बीमारियां जैसे जो कालम होती है उसमें फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स जाहिर है इवन जो आपका जो स्क्विंट टेढ़ापन में उसमें फैमिली इनहेरिटेंस किसी हद तक जाहिर है जो 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 स्टडीज़ हैं उन्होंने सजेस्ट किया है, तो दीज आर द बाकी अदरवाइज ऑफ कोर्स बाकी तो काफ़ी सारी जो एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, अगर किसी को सफेद होती तो ज़रूरी नहीं कि ज़ाहिर है उसको अपना फैमिली में ट्रैवल कर, ठीक है। और जो आपने जो स्क्रीन से आपने जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि जो एक्सेसिव स्क्रीन के यूज़ से एक नई डिजीज़ अब मार्केट में आ चुकी है, दैट इज़ CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब ज़ाहिर है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा क्योंकि जो स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स ऑफिस में लोग मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं आपके पास शुरू में ज़ाहिर है जब प्रेजेंट करते थे तो ये बहुत सारी बाकी आंखों डिजीज से मिक्स हो जाती थी। पेशेंट प्रेजेंट करता था जी कि आंखों के अंदर जलन हो रही है, पानी निकलता है, सुर्खी है, और कई दफ़ा इवन ऑफ कोर्स इसकी एक प्रेजेंटेशन ड्राई आई के साथ भी होती है। तो इसमें आपको बड़ी जो प्रोटेक्टिव मेजर की ज़रूरत है, और इन प्रोटेक्टिव मेजर से इवन आप जो आइज़ को जो मुज़र असरात से बचा सकते हैं। लाइक आपका जो स्क्रीन से डिस्टेंस है दैट इज़ बिटवीन अराउंड 20 इंचज़ से 30 इंचज़ के आसपास होना चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो आपके जो ये गले के और बाकी ओवरऑल जो बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें वो स्पैज़म आ सकता है, और आपके लिए वो एक फटीग्ड और जिसे कहते हैं कि एक डिस्कम्फर्टेबल पोजीशन में आप रहते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ शेयर की। और इवन एक और जो 20-20 रूल है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट पे जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप देखें, एक्सेसिव ब्लिंक करें, यानी प्रैक्टिस करते रहें, तो कोई आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डॉक्टर साहब वक्त कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। आई होप कि हमारे नाजरीन के लिए फ़ायदा मंद होंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच जाए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।